नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉमेडी एवरी मैन एंड हिज ह्यूमर के बारे में बताऊंगा, जो कि 1598 में बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई। ये प्ले विलियम शेक्सपियर को भी बहुत पसंद आया और विलियम शेक्सपियर ने भी इसमें भाग लिया। इस प्ले को शुरू करने से पहले बेन जॉनसन ने एक प्रोलोग दिया है, जिसमें बेन जॉनसन बोलते हैं कि उन्होंने ये प्ले इसलिए लिखा क्योंकि इस टाइम पर एलिजाबेथन एज में थिएटर पॉपुलर हो रहे थे और इस प्ले को लिखने का बेन जॉनसन का एक ही पर्पज़ था कि वो अपनी ऑडियंस जो इस प्ले को देख रही थी वह उनको हंसाना चाहता था। इस प्ले की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी नोवेल से। ये अपने सर्वेंट ब्रैनबॉम को बोलता है कि उसके बेटे एडवर्ड को बुला के लाओ, और नोवेल को ये देखकर खुशी होती है कि उसका बेटा मन लगाकर पढ़ रहा है, परंतु उसे इस बात का एहसास होता है कि इसका बेटा जो पढ़ रहा है वो बेकार की पोइट्री है और वो उसके जीवन में कहीं भी काम आने वाली नहीं है। तभी इतने में उसका भतीजा स्टीफन वहाँ आता है और ओल्ड नोवेल से पूछता है कि एडवर्ड कहाँ है, मुझे उससे हंटिंग रिलेटेड कोई बुक चाहिए थी। तो इस बात को सुनकर ओल्ड नोवेल बोलता है कि ये हंटिंग छोड़ो, ये तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, अपने करियर पर ध्यान दो जिससे कि आपको फ़ायदा हो। ये सब सुनने के बाद स्टीफन एडवर्ड के पास चला जाता है। तभी नोवेल के पास एक लेटर आता है जो कि एडवर्ड के लिए होता है, पर नोवेल सोचता है कि ये लेटर उसके बेटे के लिए है तो वो उसको निकाल के पढ़ लेता है। ये लेटर एडवर्ड के दोस्त वेलवर्ड ने भेजा है। इस लेटर में नोवेल के लिए उसने बहुत ही भद्दी लैंग्वेज का यूज़ किया है। ये लेटर पढ़ने के बाद ओल्ड नोवेल को लगता है कि उसका बेटा जो है गलत संगत में पड़ गया है, तो वो अपने सर्वेंट ब्रैनबॉम को बोलता है कि ये लेटर जो है एडवर्ड को दे के आओ, पर उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ये पढ़ लिया है। जब ब्रैनबॉम एडवर्ड को ये लेटर देता है तो उसे बताता है कि उसके फादर ने ये लेटर पढ़ लिया है और आपको बताने के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया है कि ये बात जो है एडवर्ड को पता नहीं लगनी चाहिए। जब एडवर्ड लेटर खोल के पढ़ता है तो वो देखता है कि इस लेटर में उसके दोस्त ने उसके फादर के लिए बहुत ही भद्दी लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो वो ज़ोर से हंसने लगता है। लेटर पढ़ने के बाद और स्टीफन के साथ मिलने के बाद एडवर्ड जो है वेलवर्ड के साथ मिलने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर इसी सिटी में मैथ्यू नाम का एक फ़नी आदमी रहता है। वह कैप्टन बॉबडेल से मिलने के लिए जाता है। कैप्टन बॉबडेल पहले आर्मी में था और अभी एक कौव के घर में रुका हुआ है। मैथ्यू बॉबडेल से मिलने के लिए कौव के घर जाता है, जहाँ पर बॉबडेल एक बेंच पर लेटा हुआ है और वो 3 दिन से वहाँ पर रुका हुआ है। मैथ्यू बॉबडेल से बोलता है कि डाउनराइट ने उसे मारने की धमकी दी है। बॉबडेल बोलते हैं कि आप बिल्कुल घबराओ मत, मैं आपको तलवारबाजी सिखाऊंगा जिससे कि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकोगे। और वहीं दूसरी ओर वेलवर्ड जो कि काइटली के घर में रहता है। काइटली एक बिजनेसमैन है और वे
वेलवर्ड से काफ़ी दुखी है, क्योंकि जो वेलवर्ड है वो अपने आवारा दोस्तों के साथ उसके घर में आता जाता रहता है। और काइटली जो है इस वेलवर्ड की शिकायत लेके उसके भाई के पास जाता है और बताता है कि किस तरह उसका भाई उसके आवारा दोस्तों के साथ उसके घर में आता जाता रहता है, और उसके घर में जो है उसकी पत्नी और उसकी बहन रहते हैं। ये सारी बातें सुनकर वेलवर्ड के बड़े भाई डाउनराइट को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर बॉबडेल और मैथ्यू आते हैं। वह वेलवर्ड से मिलने के लिए आए होते हैं, परंतु जब उन्हें डाउनराइट मिलता है तो उसके साथ उनका पंगा हो जाता है। तो ये सब देख के डाउनराइट और ज़्यादा गुस्से हो जाता है। काइटली सोचता है कि कहीं उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर तो नहीं चला हुआ है, क्योंकि वेलवर्ड के रहते हुए बहुत सारे आदमी उसके घर में आते जाते रहते हैं। काइटली की वाइफ का नाम है टैम काइटली और उसकी बहन का नाम है ब्रिगेट। और वहाँ पर दूसरी ओर ओल्ड नोवेल अपने बेटी का पीछा करता है, और ऐसे में जो उसका सर्वेंट ब्रैंड वॉर्म होता है अपना वेश बदल लेता है और नोवेल का पीछा करता है ताकि वे एडवर्ड को ना ढूंढ पाए। यहाँ पर एक छोटा सा फनी सीन होता है जहाँ पर एडवर्ड और स्टीफन बैठे होते हैं, तो वहाँ पर ब्रैंड वॉर्म इनके पास आता है। ब्रैंड वॉर्म ने अपना वेश बदल कर एक लंगड़े सोल्जर का रूप धारण कर लिया है और कहता है कि उसके पास जो तलवार है वो बहुत महंगी है, परंतु उसके पास पैसे नहीं है तो उसे ये बेचनी पड़ेगी। तो ये सारी बात सुनकर स्टीफन सोचता है कि अगर मैं ये तलवार ख़रीद लूँगा तो बहुत ही अच्छा सौदा होगा। उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अपनी अंगूठी बेच देता है और वो तलवार खरीद लेता है। अब ये प्ले शुरू होता है एक बार में, जिसके अंदर मैथ्यू और बॉबडेल वेलवर्ड के साथ मिलते हैं और उसके भाई के बारे में शिकायत करने लगते हैं। तो वेलवर्ड बोलता है कि मेरे भाई के बारे में आपको बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है, वो जैसा भी है मेरा भाई है। और यहीं पर एडवर्ड वेलवर्ड से मिलता है और उसे बोलता है कि जो लेटर आपने मेरे लिए लिखा था वो मेरे फादर ने पढ़ लिया है, आप इस तरह के लेटर मत लिखा करो। और वहीं पर दूसरी ओर जब बॉबडेल स्टीफन के हाथ में तलवार देखता है तो वो पूछता है कि ये तलवार आपने किससे खरीदी। तो स्टीफन सारी कहानी बता देता है। तभी बॉबडेल कहता है कि ये बहुत ही घटिया किस्म की तलवार है, आपने जिससे भी ये तलवार खरीदी है उसने आपका बेवकूफ़ बना दिया है। तभी वहाँ पर ब्रैम्बोम भी आता है और एडवर्ड को बताता है कि आपके फादर आपकी जासूसी कर रहे हैं। और वहीं पर दूसरी ओर काइटली का अपनी वाइफ की ऊपर शक बढ़ता ही जाता है। वह अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वह अपने कैशियर जिसका नाम कैश है उसको बोलता है कि जब वेलवर्ड और उसके दोस्त उसके घर में आए तो उसे बता देना। तभी वेलवर्ड और उसके दोस्त जो है काइटली के घर में जाते हैं और जो वेलवर्ड का बड़ा भाई है डाउनराइट भी काइटली के घर में जाता है और काइटली की पत्नी को कहता है कि आपने मेरे भाई को यहाँ पर क्यों टिका के रखा हुआ है। तब काइटली की पत्नी बोलती है
कि हमने इसे यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो जो डाउन राइट है वो अपने भाई और उसके आवारा दोस्तों को ले कर के वहाँ से चला जाता है। तभी काइटली घर में वापस आता है और उसे शक होता है कि वेलवर्ड और उसके दोस्त भी यहाँ पर ही है और वो अपने घर में उन्हें ढूंढने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। वेलवर्ड जो है एडवर्ड की शादी ब्रिगिड से करवाना चाहता है और वो इसके लिए काइटली के घर में जाता है और वहाँ पर दूसरी ओर ब्रैंडवॉर्म अपना रूप बदल कर काइटली के घर में जाता है और काइटली को कहता है कि उसे जस्टिस क्लीमेंट ने बुलाया है। तो काइटली जस्टिस क्लीमेंट के घर चला जाता है और वहाँ पर दूसरी ओर वेलवर्ड काइटली के घर में पहुँचता है। तो काइटली की पत्नी उससे पूछती है कि वो उसका हस्बैंड जो है कोव के घर में क्यों जाता रहता है। तो वेलवर्ड बोलता है कि कहीं उसका चक्कर कोव की वाइफ टिप के साथ तो नहीं है। तो ये सब सुनकर काइटली की पत्नी को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है और वो कोव के घर की ओर चली जाती है। दूसरी ओर जब काइटली घर में आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन, उसकी जो पत्नी है डैम काइटली, वो कोव के घर गई हुई है। तो काइटली भी उस पर शक करता है और उसकी जासूसी करने के लिए वो भी कोव के घर की ओर चला जाता है। तो इस तरह ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं और एक दूसरे की जासूसी करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कोव है वो भी अपनी पत्नी के ऊपर शक करना शुरू कर देता है कि उसकी पत्नी टिफ का जो है बॉयडल के साथ चक्कर चला हुआ है और वो अपनी पत्नी को पीटना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर जो ब्रैंडवॉर्म है वो एक पुलिसमैन का रूप धारण करके डाउन राइट के घर आता है और बिना अरेस्ट वारंट के उसे गिरफ्तार करके जस्टिस क्लीमेंट के घर ले जाता है। तो जस्टिस क्लीमेंट के घर में ये सभी लोग इकट्ठे हुए होते हैं। तो ये सब देख कर के कि जो डाउन राइट है उसने बिना अरेस्ट किए अपनी गिरफ्तारी दे दी, तो वो सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये सभी लोग जस्टिस क्लीमेंट से उसकी जजमेंट पूछते हैं। तो जस्टिस क्लीमेंट बताते हैं कि जो काइटली और उसकी पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो जो है वेलवर्ड की वजह से आई। और प्ले के अंत में ब्रैंडवॉर्म बताता है कि किस तरह से उसने अलग अलग रूप धारण करके सभी का बेवकूफ़ बनाया। और प्ले के अंत में जो है सभी लोग दोबारा से एक हो जाते हैं और उन सब की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है एक दूसरे के प्रति दूर हो जाती है। तो ये था दोस्तों एवरीमैन एंड हिज ह्यूमर की स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल for you in your exam. Thank you so much to listening me.